हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास में मत्स्य और मालवा जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मत्स्य जनपद के बारे में देखते हैं कि इसका मत्स्य जनपद का सबसे पहला उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसी में मत्स्य जनपद भी उल्लेखित है, जो 16 महाजनपदों में से एक था। यह राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर के भाग पर अवस्थित था। हमें मत्स्य जनपद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद कौशिकी उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, मनु संहिता, महाभारत इत्यादि में भी मत्स्य जनपद का नाम आता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष मत्स्य राज्य में व्यतीत किया था। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि राजस्थान में मौर्यों का जो अधिकार था वो जयपुर में विराट या बैराट तक था, जो मत्स्य जनपद के अंतर्गत था। बैराट में अशोक का भाब्रू अभिलेख मिला है, जो उसे बौद्ध धर्मानुयायी सिद्ध करता है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध स्तूप के चिन्ह भी हमें प्राप्त होते हैं बैराट में, क्योंकि वर्तमान में जयपुर जिले का एक भाग है। मत्स्य जनपद की शासनीय व्यवस्था के संबंध में हम देखें, वैसे तो कोई प्रमाणिक जानकारी हमारे पास अलग से मत्स्य जनपद की शासनीय व्यवस्था के संबंध में नहीं है, मगर महाभारत एवं मनु संहिता में मिले अन्य राजतंत्रात्मक शासन पद्धतियों के समान ही इसकी भी शासन व्यवस्था रही होगी। यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसका उल्लेख तो हमें महाभारत में मिलता है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। पुरोहित का राजदरबार में और शासनीय व्यवस्था में बड़ा प्रभाव था। राजा सर्वे सर्वा होता था, मगर वो निरंकुश नहीं हो सकता था। उस पर धर्म का, मंत्री परिषद का और पुरोहित का बंधन होता था, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से सीमा विवाद या अन्य कारणों से युद्ध होते रहते थे। इसलिए एक शक्तिशाली सेना, जिसमें पैदल, अश्व, रथ, गज इत्यादि होते थे, एक शक्तिशाली सेना भी इस जनपद के पास थी। सामाजिक व्यवस्था के तहत हमें उल्लेख मिलता है कि यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ब्राह्मण का महत्वपूर्ण स्थान था, मगर शूद्रों के साथ भी अछूतों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था।
मंत्री परिषद में शूद्रों के प्रतिनिधि रखे जाने का भी हमें उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्रियों का बड़ा सम्मान था, बाल विवाह नहीं होते थे, उच्च वर्ग की स्त्रियों को नृत्य एवं संगीत की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि पांडुपुत्र अर्जुन ने मत्स्य नरेश की पुत्री उत्तरा को नृत्य एवं संगीत सिखाया था। मगर समाज में बहुविवाह प्रचलित थे। आश्रम व्यवस्था के प्रचलन का भी हमें उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण स्थान था। सबसे ज़्यादा महत्व गृहस्थ आश्रम का था। नृत्य, संगीत, द्यूत, पासे, चौपड़, मल्लयुद्ध, घुड़दौड़ इत्यादि समाज में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आर्थिक व्यवस्था के तहत हम कह सकते हैं कि कृषि और पशुपालन लोगों की जीविका के मुख्य आधार थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दालें इत्यादि उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थी। गाय, बैल महत्वपूर्ण पालतू पशु थे। गायों का आर्थिक महत्व भी था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन के सैनिक मत्स्य राज्य की गायों को हाँक कर ले गए थे, जिसको छुड़ाने के लिए कौरवों और मत्स्य देश में युद्ध हुआ था। समाज में अनेक व्यवसाय प्रचलित थे। चर्मकार, बढ़ई, स्वर्णकार, रज्जक, तंतुवाई ऐसी अनेक श्रेणियाँ समाज में विद्यमान थी। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होता था। मुख्यतः वैश्य वर्ण के लोग व्यापार में लगे हुए थे। और व्यापार से राज्य को आय भी प्राप्त होती थी। मालव जनपद या मालव गणराज्य के बारे में हम देखें तो हमें ये पंजाब में रावी एवं चिनाब नदियों के तट पर स्थित होने का इसका उल्लेख मिलता है। सिकंदर के साथ जो यूनानी लेखक आए थे उन्होंने भी रावी नदी के तट पर मालवगण की उपस्थिति के बारे में लिखा है। सिकंदर से पराजित होने के बाद मालवगण के लोग राजस्थान में आए और यह नगर टोंक से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित नगर नामक स्थान में ये प्रमुखता से रहे। यहाँ इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। 150 ईसा पूर्व के आसपास राजस्थान में इनका आगमन माना जाता है। कुछ समय बाद इन्होंने अजमेर, टोंक और मेवाड़ के कुछ भूभागों पर भी अधिकार कर लिया। पंजाब में सिकंदर के आक्रमण के दौरान शूद्रकों से मिलकर के इन्होंने यूनानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। सिकंदर का सामना किया। सिकंदर बड़ी मुश्किल से इनको जीत पाया। प्लस वो काफ़ी क्रोधित हुआ। उसने मालवों पर काफ़ी अत्याचार किए। मालव स्त्री और बच्चों का भी निर्दयता से उसने कत्ल करवाया। अंत में मालवों को सिकंदर की अधीनता माननी पड़ी और कुछ समय पश्चात इनका
राजस्थान की ओर प्रयाण हुआ। राजस्थान में नगर को अपना केंद्र बनाकर इन्होंने अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया, मगर पश्चिमी शक क्षत्रपों से इनका संघर्ष होता रहता था। कुछ समय बाद इन्हें शकों की अधीनता भी माननी पड़ी, मगर दूसरी शताब्दी के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर लिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हमें ये बताती है कि समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए गणराज्यों में मालव गणराज्य भी था, अर्थात इन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता भी माननी पड़ी। मगर गुप्तों के शासनकाल में भी इनकी केंद्रीय स्थिति बनी रही और एक प्रकार से ये उनके करद शासक थे मालव। और गुप्तों के पतन के बाद हुणों ने मालवगण का या मालव जनपद का एक प्रकार से कहें परास्त करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया और मालवों का पतन हो गया। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में हमें मालव संवत के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मालव संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य ने मालवगणों की सहायता से शकों को परास्त किया था और इसी उपलक्ष्य में उसने मालव संवत या विक्रम संवत का प्रचलन किया। बाद में मालवों के ही नाम पर इसे कृत संवत भी कहा गया है। वर्तमान में भी कृत संवत के नाम से इसे जाना जाता है। 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेखों में कृत संवत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो 58 ईसा पूर्व का जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है या जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है विक्रम संवत को, ये भी मालवों द्वारा प्रचलित किए जाने का उल्लेख में प्राप्त होता है। मालवों के बहुत सारे सिक्के रेड एवं पूर्वी राजस्थान से हमें मिले हैं। लगभग 6000 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं तांबे के, जिन पर मालवा नाम जय या मालव गणस्य शब्द हमें उत्कीर्ण मिलता है, तो राजस्थान में इनकी एक लंबी उपस्थिति का संकेत करता है। इस प्रकार मत्स्य महाजनपद तो अपने यौवन काल में काफ़ी शक्तिशाली रहा और जयपुर, भरतपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों पर उसका शासन रहा। हमें काफ़ी प्राचीन इतिहास से उसकी जानकारी मिलती है। मगर मालव जो लोग थे वो सिकंदर के आक्रमण के बाद या सिकंदर से प्रताड़ित होने के बाद लगभग 2री ईसा पूर्व के लगभग राजस्थान में आए और राजस्थान में नगर, अजमेर, टोंक और कुछ मेवाड़ के भूभाग को मिलाकर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। मालव सिक्के राजस्थान में बड़ी मात्रा में मिलना हमें मालवों के राज्य विस्तार की जानकारी देता है। और मालव संवत का प्रचलन जिसका आज भी हम व्यवहार करते हैं विक्रम संवत के रूप में, ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। पाणिनि ने मालवों का जो उल्लेख किया है वो एक आयुध जीवी जाति, पाणिनि नंद वंश के समकालीन थे या ज्ञानानंद के महापद्मनंद के समकालीन थे और उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में इनको एक आयुध जीवी जाति की संज्ञा दी है। अर्थात जो अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर थे, काफ़ी वीर थे। सिकंदर की सेना को उन्होंने नाखून चने चबवाए और अपनी वीरता के बल पर ही इन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। मगर इन्हें शकों और कुषाणों से संघर्ष करना पड़ा
कुछ समय शकों की अधीनता में भी रहे। बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। प्रयाग प्रशस्ति इन्हें गुप्तों के अधीन बताती है, और फिर भी इन्होंने अपनी कहें कि एक प्रकार केंद्रीय स्थिति को बनाए रखा, मगर हुणों के काल में मालवों का पतन हो गया। जय हिंद।